हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी यूपीएससी के मेंस की जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के सिलेबस की डिस्कशन को। हम लोग बात कर रहे थे गवर्नेंस के बारे में, और जो हमारा पहला टॉपिक सिलेबस के अंदर दे रखा है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, उसके अंदर अब हम टॉपिक नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से, सिटीजन चार्टर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने गुड गवर्नेंस के बारे में देख लिया था। गुड गवर्नेंस के इनिशिएटिव क्या है इंडिया के अंदर, उसके बारे में हमने डिस्कशन करी थी। एंड जो करंट गवर्नमेंट का सिंस 2014 जो एक मेन नारा है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इसके बारे में हमने अपनी डिस्कशन करी थी। और कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पोर्टल्स के बारे में भी हमने बात करी थी, जैसे कि mygov.nic.in और उसके अलावा india.gitov.info। ठीक है, आज के लेक्चर में हम बात करते हैं सिटीजन चार्टर के बारे में। सिटीजन चार्टर दोस्तों बेसिकली क्या होता है, इसकी थ्योरेटिकल डिस्कशन में जाने से पहले मैं आपको एक बारी इसकी गूगल इमेजेस दिखाता हूँ। ठीक है, सिटीजन चार्टर एज सच कोई एक बोर्ड, एक होर्डिंग, एक पैम्फलेट, एक दस्तावेज हो सकता है जो कि अलग अलग जगह पर आपको, सबसे पहले तो एक बेसिक बात मैं आपको इसके बारे में बताऊं। गवर्नमेंट के देखो क्या होता है दोस्तों, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट। लाइक आप हो सकता है कि गवर्नमेंट की किसी फाइनेंशियल सर्विस को अवेल करना चाहते हो, सरकार के द्वारा बहुत सारी स्कीम चलाई जाती हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। फॉर एग्जांपल आप स्कीम्स मान लो, उसके लिए आप अपना नाम भर्ती करवाने गए हो, लिखवाने गए हो कि आपको उस स्कीम का लाभ मिल सके, तो उसके अलग अलग जो होते हैं दायरे होते हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, या फिर खेती बाड़ी से रिलेटेड आप किसी स्कीम को अवेल करना चाहते हो तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, या फिर आप ओल्ड एज या विमेन की कैटेगरी में आते हो, चिल्ड्रन की कैटेगरी में आते हो, तो उसको सोशल वेलफेयर के हम लोग सेक्टर कहते हैं। तो बेसिकली आप क्या है, चाहे यहाँ पर आप स्कीम की बात करो या फिर नॉर्मली आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट के पास जाते हो उसको अप्रोच करने, कोई कंप्लेंट रजिस्टर करवाने, या फिर आपको कोई बात जाननी है, ऐसा कुछ भी अगर आपका पर्पस है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप एक तरीके से, सामने आपके गवर्नमेंट है, कोई एक इंडिविजुअल हो सकता है, इंडिविजुअल के अलावा या तो कोई एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या सामने हो सकता है कि एक वो ऑर्गेनाइजेशन हो। अब चाहे इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पर काम तो कोई सरकारी अफसर ही कर रहा होगा, और यहाँ पर हो आप, तो आप गवर्नमेंट को अप्रोच करते हो किस पर्पज से, फॉर अवेलिंग वेरियस काइंड्स ऑफ सर्विसेज। आप वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज को लेने सरकार के पास, सरकारी डिपार्टमेंट के साथ पास, सरकारी विभाग जो होते हैं अलग अलग, उनके पास आप जाते हो। अब वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, सिटीजन चार्टर जो होता है वो अलग अलग जगह पर होता है। फॉर एग्जांपल सिटीजन चार्टर अगर आप इंडिया के अंदर देखना चाहते हो, इंडिया पोस्ट का, ठीक है, तो आपको सिटीजन चार्टर हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक सरकारी विभाग का देखने को मिल जाता है। तो आप सिटीजन चार्टर किसी भी चीज़ का देख सकते हो। यूपीएससी का जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी एक सिटीजन चार्टर होता है। जो चिट्ठियाँ हमारे देश में, सरकारी चिट्ठियाँ, पोस्ट स्टैम्प, पोस्टल सर्विसेज जो जाती हैं, उसका भी एक सिटीजन चार्टर होता है। हर एक सरकारी विभाग का, एक डिपार्टमेंट का, सरकार की तरफ से एक सिटीजन चार्टर होता है। तो ये इस तरीके का एक पैम्फलेट होता है, एक चिट्ठी होती है, एक कागज़ का टुकड़ा होता है जो कि चिपका रहता है वहाँ पर। एक बोर्ड हो सकता है, एक होर्डिंग हो सकती है, कोई पैम्फलेट हो सकता है, अलग अलग प्रकार से हो सकता है। ठीक है, जैसे ये पोस्ट ऑफिस ऑफ पौंडीचेरी का एक सिटीजन चार्टर है, ये आपको बोर्ड ऐसा होर्डिंग दिख गया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा क्या रहता है या फिर इसको लगाने का पर्पस क्या है, क्या ये हर एक सरकारी विभाग के अंदर मिलेगा आपको?
जी हाँ, वैसे तो मिलता है। अब वो सरकार की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार इसको पोर्ट्रे करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है। लेकिन क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रह रहे हैं, तो आप ये कह सकते हो ऑलमोस्ट सभी सरकारी विभागों के अंदर आपको ये सिटीजन चार्टर देखने को मिलता है। लेकिन हम इंडिया स्पेसिफिक बात ना करते हुए पहले सिटीजन चार्टर के अगर बैकग्राउंड को समझें या फिर इसके मीनिंग को समझें। ये जो अभी हमने एक बोर्ड देखा, एक होर्डिंग हमने देखी, तो इसके चलते हमें देखने को मिल रहा है ये कुछ एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जिस पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसका पर्पस क्या है। ऊपर बस हमें एक वर्ड दिख रहा है, सिटीजन चार्टर। और जैसा कि मैंने आपको क्लियर कर दिया कि हर एक सरकारी विभाग और डिपार्टमेंट के अंदर जर्नली आपको ये देखने को मिल जाएगा। दुनिया के विभिन्न कोनों के अंदर तो मिल ही जाएगा, भारत के अंदर भी आपको ये मिल जाएगा। अब ये वाला जो टॉपिक है, डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। ये जब टॉपिक आपका मेरी डिस्कशन से इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर तो मेन जो हेडिंग है हमारी, मैंने आपको पहले भी क्लियर करा था, जहाँ से हमारा जीएस पेपर 2 का जो गवर्नेंस का जो सिलेबस है वो शुरू होता है। वहाँ पर आपको ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस के बारे में देखने को जानने को मिलता है। और उसी में आपकी सिलेबस के अंदर एग्जैक्ट वर्ड जो है वो गिवन है। जैसे आप ये देखो, हमारी ये जो बुक अभी हम पढ़ रहे हैं, ये है हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस का। ठीक है, हमने गवर्नेंस के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को देख लिया। गुड गवर्नेंस के बारे में भी बात कर ली, गुड गवर्नेंस इन इंडिया के बारे में भी बात कर ली। लेकिन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस आप पूरा का पूरा इस पॉइंट को भी बोल सकते हो, इंक्लूडिंग जो यहाँ पर ई गवर्नेंस या सिटीजन चार्टर वगैरह गिवन है। ठीक है, हम यहाँ पर एक सेपरेट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस वाले सिलेबस के अंदर पॉइंट है, और इससे एक अलग से ही क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो बेसिकली सिलेबस का जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस का है। जैसा कि इस पीडीएफ का अगर आप यहाँ पर नाम देखोगे, दिस इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे गवर्नेंस के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। तो हमने पहले गवर्नमेंट के बेसिक्स को तो कवर कर लिया था, इंडिया के अंदर गवर्नेंस कैसी होती है उसको भी जान लिया था। अब हम बात कर रहे हैं सिटीजन चार्टर के बारे में। तो सिटीजन चार्टर का ये जो टॉपिक है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जीएस पेपर 2 के सिलेबस में तो डायरेक्टली इसके बारे में वर्ड गिवन है ही, सिटीजन चार्टर, इट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स। अब स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत शुरू से यही होती है, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, कि उनके पास एक अच्छा मटेरियल या फिर अच्छी एनालिसिस नहीं होती है एग्जाम में मेंस का आंसर लिखने के लिए। सारा मेंस का टॉपिक है, तो वो दिक्कत मैं आपकी दूर कर दूंगा। सिटीजन चार्टर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर सकोगे। और सिलेबस के इस वाले पॉइंट को, इस वाले जो एस्पेक्ट को जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उससे आप फिर अपने सिलेबस जो आपके पास एक हार्ड कॉपी फॉर्मेट के अंदर आपके पास होगा, आपकी स्टडी टेबल पर यूपीएससी का मेंस का सिलेबस होगा, तो आप उसमें इस वाले पॉइंट को आराम से टिक कर सकते हो। ये छोटा सा पॉइंट है हमारे सिलेबस का, ये पूरी की पूरी लाइन को आप काट सकते हो कि जो जो हमारा फाउंडेशन कोर्स के अंदर होता चल रहा है ये चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली ये है दोस्तों आपके लिए, वो ये है कि जीएस पेपर 4 जो एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का जो पेपर है, वहाँ पर भी आपको सिटीजन चार्टर के बारे में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, सिटीजन चार्टर के बारे में यहाँ पर भी गिवन है। जैसे आप इस वाले पॉइंट को देखोगे सिलेबस के प्रोबिटी इन गवर्नेंस, तो उसके अंदर ये सिटीजन चार्टर के बारे में गिवन है। यहाँ पर क्या है कि सिटीजन चार्टर के बारे में जब एथिकल क्वेश्चंस आएंगे, एथिक्स की डोमेन के अंदर क्वेश्चंस आएंगे, तो वो हो सकता है केस स्टडी की फॉर्मेट्स के अंदर हो। लेकिन जीएस पेपर 2 के अंदर आपको सिटीजन चार्टर के बेसिक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बारे में अपने आंसर्स को एड्रेस करना पड़ेगा। तो नॉलेज अगर आप यहाँ से गेन करोगे और कुछ अगर आप प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि हमारी डिस्कशन का जो कंटेंट है वो हर जगह आराम से फिट हो पा रहा है। जो भी मैं आपको एनालिसिस दूंगा, उतनी एनालिसिस को जानने के बाद, इतने कंटेंट को रीड करने के बाद और थोड़ा सा वैल्यूएशन करने के बाद, यू विल बी इन अ गुड पोजिशन टू राइट एनी आंसर ऑन सिटीजन चार्टर। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी डिस्कशन को दोस्तों। व्हाट इज सिटीजन चार्टर? सबसे पहले इसके बेसिक फ्रेमवर्क को हम लोग समझते हैं। दोस्तों चार्टर का वैसे तो जो मीनिंग होता है, डिक्शनरी मीनिंग, वो ये होता है, जैसे हम बात करते हैं अलग अलग कंट्री स्पेसिफिक इंटरनेशनल रिलेशंस की डोमेन के अंदर, तो चार्टर का मतलब ये होता है कि कोई भी एक जो एग्रीमेंट होता है या फिर कोई एक जो ट्रीटी होती है
या किसी एक जगह का, एक इंस्टीट्यूशन का, एक संस्था का, एक ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का जो एक फ्रेमवर्क होता है या कोई गाइडलाइंस होती हैं, या फिर ये एक तरीके से एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। अब आप कहोगे डिपार्टमेंट का भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। डिपार्टमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों हमारे देश में ऐसी कोई लाइन यूज़ करी नहीं जाती कि किसी एक सरकारी डिपार्टमेंट का एक अपना संविधान है। बाहर की कंट्रीज़ में वो लोग रूल्स, गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस को कभी कभार कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं। तो इसके लिए जो भी वर्ड यूज़ करे जाते हैं डिक्शनरी मीनिंग के तौर पर, वो मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ कि चार्टर का मतलब क्या होता है। अब ये ऐसा एक एग्रीमेंट, ट्रीटी या फ्रेमवर्क है, अगर हम इस वर्ड को चलो हटा दें, आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो ये एग्रीमेंट, ट्रीटी, फ्रेमवर्क या गाइडलाइंस है। अगर हम इन वर्ड्स को पकड़ लें और उसको फिर कनेक्ट करें कि ये चार्टर जो है यहाँ पर यूज़ करा जा रहा है सिटीजन्स के लिए, तो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट जो है इस सिटीजन चार्टर के माध्यम से लोगों को, और कौन से लोग हैं ये, जो कि सरकारी सर्विसेज को अवेल करने आए हैं सरकार के पास, सरकारी विभागों के पास, अलग अलग डिपार्टमेंट के पास। तो गवर्नमेंट इस सिटीजन चार्टर के माध्यम से जो लोग सरकारी सर्विसेज सुविधाओं को लेने के लिए आए हैं, स्कीम्स को अवेल करने के लिए आए हैं, उनको कुछ प्रोमिसेस दे रही है, उनको कुछ वादे प्रदान करे जा रहे हैं। ठीक है, कि आपको अच्छी सर्विस मिलेगी, क्वालिटी सर्विस मिलेगी, स्टैंडर्ड्स होंगे, एक बंदा वहाँ पर बैठा होगा जो सरकारी डिपार्टमेंट में, विभागों में अक्सर जो कंप्लेंट होती है कि आप जब भी जाते हो तो उनका लंच ब्रेक ही ख़त्म नहीं होता, या फिर वो बहुत कैजुअल अप्रोच के साथ आपकी समस्याओं को सुनते हैं, उसका समाधान नहीं देते हैं। तो सरकार यहाँ पर प्रॉमिस ये करने की कोशिश करती है कि आप आओ हमारे पास अपनी परेशानियों को लेकर, अपनी दुख तकलीफ़ों को लेकर, या फिर आपको कोई भी बात अगर नॉर्मली जाननी है, आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको सर्विस नहीं चाहिए, किसी भी तरह की सर्विस नहीं चाहिए, अगर आपको हमसे कोई सवाल जवाब करना है तब भी आप हमारे पास आओ, कोई डरने वाली बात नहीं है। आपको हम अपने सरकारी विभाग के अंदर ये चीज़ें ग्रांट करेंगे, ये चीज़ें इंश्योर करेंगे। भारत का एक कॉमन सिटीजन चार्टर नहीं होता है, कंट्री का कभी सिटीजन चार्टर नहीं होता है। कंट्री की तो एक रूल बुक होती है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, और एक्ट्स पास होते हैं देश के पार्लियामेंट के अंदर, हर एक देश के, है ना। बिल्स जो हैं जब उनको प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं तो वो एक्ट बनते हैं, और अगर वो देश के पार्लियामेंट से बन रहे हैं तो वो पूरे देश के ऊपर लागू होते हैं। वो तो हो गई एक कानूनी व्यवस्था, एक संविधान के जो नियम, कायदे, कानून हैं उसके द्वारा देश को चलाया जाना। लेकिन सिटीजन चार्टर स्पेसिफिकली जो यहाँ पर मैंने आपको पहले अंडरस्टैंडिंग दी है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा, दे आर मेंट फॉर स्पेसिफिक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि अलग अलग जो गवर्नमेंट के जो पोर्टफोलियोज होते हैं, ठीक है, पोर्टफोलियोज होते हैं, या फिर अलग अलग जो सरकारी विभाग होते हैं, जो सेक्टर्स होते हैं गवर्नमेंट के, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सोशल वेलफेयर सेक्टर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्टर, उनमें स्पेसिफिकली एक सरकारी विभाग के अंदर ये सिटीजन्स चार्टर का जो रोल होता है वो प्रोमिनेंट होता है। वहाँ आपको ये वाली चीज़ देखने को मिलती है। तो अब आपका सवाल मेरे लिए ये हो सकता है कि सर ये तो आपने बेसिक फ्रेमवर्क एक सेट कर दिया, हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली अभी भी हमें नहीं पता कि आप ये जो बोर्ड दिखा रहे थे यहाँ पर, ये जो लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये क्यों टंगा रहा है एक पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर, एक सरकारी विभाग के अंदर, इसका मतलब क्या है कि सिटीजन चार्टर यहाँ पर एक पैम्फलेट की तरह, एक होर्डिंग की तरह, जैसे किसी ने किसी चीज़ की प्रमोशन करवाने के लिए कोई बैनर टंगवा रखे हो, ये ऐसा क्यों लगा हुआ है। ठीक है, अस्पतालों में होता है ये, सरकारी विभागों में होता है, हर जगह आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो है क्या ये, इसका मतलब आपको जानना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, यहाँ पर एक पर्टिकुलरली एक एग्रीमेंट, ट्रीटी, फ्रेमवर्क, या फिर अगर हम एक अच्छा वर्ड इसके लिए बोलें तो आप सिंपली एक वर्ड को याद रखो कि ये कुछ एक ऐसी गाइडलाइंस होती हैं, और ये गाइडलाइंस हैं लोगों को बेसिकली अवेयर कराने के लिए, या फिर उनको इन्फॉर्म करने के लिए, जिसको एक होर्डिंग, पैम्फलेट या बोर्ड के तौर पर उसके अंदर लिखा जाता है, इसको टंगाया जाता है सरकारी विभाग के अंदर,
जहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो लोगों को प्रोमिस करती है कि अगर आप हमारे पास सर्विस लेने आते हो तो इस तरह की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, या फिर अगर आपका कोई कंसर्न है तो उसको एड्रेस भी करा जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड ARC, अकॉर्डिंग टू सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, अब दोस्तों अगर आप सिटीजन स्टार्टर की डेफिनेशन जो है कहीं से देखोगे तो आपको हमारे UPSC की प्रिपरेशन में गूगल से या फिर अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के PDF मटेरियल से हज़ारों तरीके की मटेरियल में डेफिनेशंस मिल जाएगी। लेकिन अक्सर मैं आपको बोलता हूँ कि मेंस के अंदर अगर आपके सिलेबस से कोई सवाल आ रहा है जो कि सिलेबस के अंदर पॉइंट वो एग्जैक्टली गिवन है, सिटीजन स्टार्टर ये वर्ड मेंशन्ड है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये यहाँ पर दे रखा है, GS पेपर 2 के अंदर भी दे रखा है, GS पेपर 4 के अंदर भी दे रखा है। अगर आपको अपने एक अच्छा इंट्रोडक्शन बनाना है एंड इफ़ यू वांट टू फेच मोर मार्क्स, जस्ट हाफ मार्क्स एक्स्ट्रा, ज़्यादा बड़ी बातें अगर हम ना करें, सिर्फ आधा नंबर अगर आपको दूसरे कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में अगर आपको चाहिए, तो सिलेबस के अंदर दोस्तों जो भी वर्ड्स गिवन होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी वर्ड अगर आप देख लो, GS पेपर 4 के अंदर एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन, GS पेपर 2 के अंदर अगर आप बात करो ये डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, डेवलपमेंट इंडस्ट्री, इनकी जो डेफिनेशंस हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी की डेफिनेशन है, अकाउंटेबिलिटी की डेफिनेशन है, ठीक है, ऐसे किसी भी चीज़ की जो डेफिनेशंस हैं, अगर आप ये किसी के जो कंधे पर रखकर अगर बंदूक चलाओगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा फेच होंगे फ्रॉम एग्जामिनर। अब यहाँ पर हम किसके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं? हम सेकंड ARC को कोट कर रहे हैं सबसे पहले सिटीजन चार्टर को डिफाइन करने के लिए। तो इसका क्या है कि आपको एक ना कंपाइलेशन बना लेना चाहिए कि आपके GS पेपर 1 से लेकर 4 तक जो भी वर्ड गिवन है आपके सिलेबस के अंदर, उसकी कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस आपके पास होनी चाहिए जो कि आपके लिए काम करेंगी एक रेडीमेड इंट्रोडक्शन के तौर पर। ठीक है, रेडीमेड इंट्रोडक्शन वो आपका होगा कि अच्छा ये वर्ड सिलेबस के अंदर गिवन था, हाँ क्वेश्चन की टोन ऐसी है कि मुझे इसके बारे में एनालिसिस लिखनी है, थोड़ा सा करंट अफेयर से लिखना है, क्वेश्चन देखकर वो आप समझ जाओगे, लेकिन आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो लिखना ही पड़ेगा। अब उस इंट्रोडक्शन में आपका सोचने में टाइम वेस्ट ना हो या फिर आप बनावटी डेफिनेशन ना लिखो, तो उसके लिए आप ऐसा कंपाइलेशन बना सकते हो। जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता चला जाए, हमारी फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस होती चली जाए, आप मेंस के सिलेबस को अच्छी तरीके से पकड़ने लग जाओ, उसके ऊपर आपकी कमांड अच्छी होने लग जाए, तब आप ये कंपाइलेशन वाला काम करना। तो आप सोच के देखो कि हर एक पेपर के अंदर लगभग 20 क्वेश्चंस हैं, तो इंट्रोडक्शन में जो आपके 45 to 60 सेकेंड्स जो लग सकते थे वो आपके बच जाएंगे, और ऐसा करते करते आप अपने 20 मिनट सेव कर लोगे। ये फायदा रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 20 जो क्वेश्चंस आएंगे उसका ऐसा होगा कि वो सिलेबस से बिल्कुल एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड ही पूछे जाएंगे, सबका आपके पास रेडीमेड एक इंट्रोडक्शन होगा ही होगा। लेकिन अगर हम इसको 15 क्वेश्चन भी मान लें तो आपके लगभग 12 से 15 मिनट हर एक पेपर के अंदर सेव हो जाएंगे। मेंस दोस्तों हमेशा स्ट्रैटेजी से निकाला जाता है। जिस भी पर्सन का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, मेंस में ऐसा कोई भी बेवकूफ़ या गवार नहीं है कि वो ये बोले कि मुझे कुछ आता नहीं था इसके बारे में, या मैं कुछ लिख नहीं सकता था या लिख नहीं सकती थी। मेंस में सब कुछ हर कोई लिख सकता है। 19-20 का फ़र्क होता है नॉलेज में लोगों की। जो एक सीरियस कैंडिडेट जिसने प्रीलिम्स क्लियर कर रखा है, इररिस्पेक्टिव चाहे उसका लक फैक्टर से क्लियर हुआ हो, प्रीलिम्स बॉर्डर लाइन पे क्लियर हुआ हो, या फिर बहुत ज़्यादा मार्क्स से क्लियर हुआ हो, लेकिन मैं एक सीरियस कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ जिसने प्रीलिम्स से पहले अपना मेंस के सिलेबस को कंप्लीट करा था, पूरा ऑप्शनल प्रिपेयर करा था, उसके बाद वो कूद आया उस एग्जाम को देने, बोथ मेल एंड फीमेल। तो उनकी डेफिनेशन यही होती है कि मेंस में आप ये सोचो कि आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, सामने वाला बेवकूफ़ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबके पास सब कुछ है लिखने के लिए, बिकॉज इट इज़ अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर। अब ऐसे राइटिंग है, एक टॉपिक उन्होंने दे दिया जिसमें आपके पास बहुत सारे चॉइसेस भी, आप किसी के ऊपर भी लिख सकते हो, और ब्लैंक शीट्स आपको गिवन है, आप कुछ भी लिखो। जैसे कैनवास है आपके पास, आप उसमें रंग भरो, आप कुछ भी बनाओ, आप उसमें लैंडस्केप बनाओ, चील, कौए, कबूतर बनाओ, वो आपके ऊपर है। मेंस का पेपर भी ऐसे ही होता है। लेकिन हम एक दायरे में रहकर अगर एक बात करें, अपने आंसर को अच्छे से स्ट्रक्चर करें, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कमीशंस को या जिसके कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं उसके नाम को अंडरलाइन करें, तो आप ये कह सकते हो, और मैं आपको ये आश्वासन दे सकता हूं कि हर एक आंसर में यू कैन फेच हाफ मार्क्स एक्स्ट्रा, क्योंकि वो एक ब्लैंक शीट तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी लिखकर आ जाओ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड ARC, सिटीजन चार्टर एक पब्लिक स्टेटमेंट है
ये पब्लिक स्टेटमेंट पब्लिक के लिए पेश करी जा रही है, सिटीजन्स के लिए पेश करी जा रही है, ठीक है। लेकिन ये पेश कौन कर रहा है, ये स्टेटमेंट दी किसने, ये स्टेटमेंट गवर्नमेंट ने दी है, जो कि एक आश्वासन की फॉर्मेट के अंदर होता है, एक प्रोमिसरी स्टेटमेंट है ये, ठीक है, जो कि डिफाइन करता है कि जनता के अधिकार क्या क्या हैं, जनता कौन कौन सी चीज़ों को अवेल करने के लिए, चीज़ मतलब यहाँ पर सर्विस की बात करी जा रही है, उनके लिए एंटाइटल्ड है या फिर नहीं है, ठीक है। तो दैट डिफाइंस द एंटाइटलमेंट्स ऑफ सिटीजन्स टू स्पेसिफिक सर्विस। और जब उस सुविधा को अवेल करने लोग सरकारी विभागों में जाएंगे, सरकारी कर्मचारियों से बात करेंगे, तो उनको सर्विस के अपनी एक्सपेक्टेशन के अनुसार मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है, स्टैंडर्ड्स क्या होंगे उस सर्विस के, ठीक है, कौन कौन सी कंडीशंस जो हैं वो मीट करनी होगी यूजर्स को जो उन सर्विस को अवेल कर रहे हैं। जैसे हो सकता है कि ऐसा हो क्या सकता है, मतलब ऐसा होता ही है कि आपको कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, लेकिन वो कभी कभार आपने देखा होगा कि डॉक्यूमेंट्स इतने बर्डनसम होते हैं। जैसे मतलब मान लो कि किसी एक राज्य की सरकार ने आपसे एक वादा करा, महिलाओं को इतने इतने रुपए, हम अगर सत्ता में आ गए तो महिलाओं को इतने इतने रुपए हर महीने हम देंगे। अब आपके घर पर आपकी मम्मी, आपकी बहनें गई अपना नाम जो है उसको एनरोल करवाने उस स्कीम के लिए, उसका फ़ायदा, उसका लाभ उठाने के लिए, उसका फ़ायदा बिल करने के लिए, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, पैन कार्ड के अलावा ऐसे ऐसे मांग रहे हैं जो आपके परदादा जी ने भी नहीं बनवाए होंगे कभी। तो कई सारे लोग फिर क्या होते हैं, निराश हो जाते हैं, सरकार को गाली देने लग जाते हैं, या फिर ये बोलते हैं फ्रॉड स्कीम है, ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा, ये डॉक्यूमेंट हम कैसे लेकर आएँ, हमारे पास तो ये नहीं है वो नहीं है। तो मतलब बेसिकली क्या है कि कंडीशंस टू बी मेट बाय द यूजर्स के सिटीजन चार्टर आपको ये भी बताता है कि जब आप सरकारी विभागों में किसी सर्विस को अवेल करने जाओगे तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए उन सर्विस को अवेल करने के लिए, आपको कौन कौन सी कंडीशंस एंड क्राइटेरिया को मीट करना है उन सर्विसेज को अवेल करने के लिए। और अगर उन सर्विसेज के स्टैंडर्ड्स जो आपसे प्रॉमिस करे गए थे, अगर सामने वाले सरकारी अधिकारी ने आपको वो नहीं दिया है, सरकारी विभाग से आपको जो प्रॉमिस करा गया था वैसी सुविधाएं आपको नहीं मिली, उनका स्टैंडर्ड्स का नॉन कंप्लायंस हो गया, तो आपके पास सिटीजन चार्टर ये भी बताता है कि आपके पास कौन कौन सी रेमेडीज जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब एक नॉर्मल रेमेडी की दोस्तों मैं आपसे बात करता हूँ। एक नॉर्मल रेमेडी जो कि सिटीजन चार्टर के अंदर आपको देखने को मिलती है, डैट इज, और जो होनी भी चाहिए, डैट इज अ टोल नंबर, ठीक है, टोल फ्री नंबर, कि आप जो है ऐसे 21130000 पे कांटेक्ट करो और आप बात करो, कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। या फिर यहाँ पर एक ईमेल आईडी गिवन है, आप इस पे मेल कर सकते हो, ठीक है, @something.com। तो ये तो हो गई एक रेमेडी, ठीक है, कि आप अपनी कंप्लेन रेज कर सकते हो। लेकिन होता क्या है, जब कोई भी नागरिक किसी भी देश का हो, चाहे वो, अभी तो हम इंडिया स्पेसिफिक बात कर ही नहीं रहे हैं, सिटीजन चार्टर के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, चाहे एक नागरिक किसी भी देश का हो, जब वो सरकारी विभाग के पास किसी सरकारी कर्मचारी से कोई गवर्नमेंट सर्विस को अवेल करने जाता है या जाती है, तो हो सकता है कि वहाँ पर उस सर्विस को अवेल करते हुए कंज्यूमर के सामने एक आ जाए डिस्प्यूट कि उसको अच्छी सर्विस नहीं मिली, और डिस्प्यूट जो है वो एक तरह की कंप्लेंट है कंज्यूमर की, कस्टमर की, ठीक है। अब हर एक कंप्लेंट का सिटीजन चार्टर हमें ये बोलता है कि हर एक कंप्लेंट का, डिस्प्यूट का एक रिड्रेसल होना चाहिए, एक रिड्रेसल होना चाहिए, यानी कि उस पर्टिकुलर कंप्लेंट का एक सॉल्यूशन होना चाहिए, और उस सॉल्यूशन को देने के लिए, उस रिड्रेसल को देने के लिए एक मैकेनिज्म भी होना चाहिए। उसको एड्रेस करेगा कौन, कोई उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर कोई एक सीनियर होगा क्या, कोई एक मैनेजर होगा क्या, कोई एक एचआर होगा क्या, या फिर जिस नंबर पर आपने कॉल करा है कंप्लेंट फाइल करने के बाद उस पर एक्शन कितनी जल्दी या कितने धीरे धीरे लिया जा रहा है, ये सब चीज़ें कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के लिए व्हेन ही और शी इज डीलिंग विद द गवर्नमेंट
डिपार्टमेंट्स, सरकार से जब लोग रूबरू हो रहे हैं कि हाँ, कई लोगों का एक माइंडसेट बन जाता है ना कि हाँ ये सरकार स्लो है, सरकारी कर्मचारी बेकार होते हैं, फ्रॉड होते हैं। तो ये सब चीज़ें डिटरमाइन होती हैं और ये सब चीज़ें लोगों की मानसिकता बनाती हैं। और इसलिए इन टर्म्स ऑफ सिटीजन चार्टर या गवर्नेंस को अगर हम बोलें, सिटीजन चार्टर तो एक बहुत छोटा पहलू है गवर्नेंस का। हमने गवर्नेंस के बेसिक्स में एक चीज़ समझी थी बहुत अच्छी तरीके से, दैट दिस थिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट इज दिस DRM? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म या डिस्प्यूट रिट्रेसल मैकेनिज्म भी आप इसको कह सकते हो। सिटीजन्स की कंप्लेंट्स का, कोई भी उनको कंप्लेंट है, उसका समाधान उनको मिलना चाहिए, एंड दैट टू क्विकली। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कस्टमर जो है उसका टाइम लगता है, हर अपने टाइम को किसी और जगह से डाइवर्ट करके कस्टमर आया हुआ है, कंज्यूमर आया हुआ है किसी एक सरकारी विभाग में कंप्लेंट करवाने, कोई चीज़ जानने, किसी सर्विस को अवेल करने। और टाइम के साथ हमेशा लगती है एक नागरिक की कॉस्ट। अब इसके लिए तो कोई रेमेडी नहीं होती इन दो चीज़ों के लिए। कम से कम जो सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म है वो तो जल्दी जल्दी हो, बार बार चक्कर तो ना लगाने पड़े किसी को। ये चीज़ इंश्योर अगर कर पाती है सरकार और सरकारी विभाग, सरकारी कर्मचारी, तब हम कहते हैं कि सर्विस की जो क्वालिटी है वो अच्छी है और सर्विस जो सरकार हमें दे रही है उसकी क्वालिटी के अंदर कुछ एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स हैं जो कि मीट हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये सीखा सिटीजन चार्टर एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि सरकारी विभागों में जनरली हमें देखने को मिलता है। वो एक पब्लिक स्टेटमेंट है जो कि एक प्रोमिसरी नोट की तरह है। मैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स वाले प्रोमिसरी नोट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि वो एक ऐसा चिट्ठा है, ऐसी गाइडलाइंस का चिट्ठा है जो कि चिपका हुआ है सरकारी विभागों के अंदर, जिसपे कुछ प्रोमिसेस हैं जो कि सरकार वादे कर रही है जनता को कि आप अगर इस बिल्डिंग में कदम रखते हो तो आपको ये सर्विसेज अवेल करने का आप इसके लिए मतलब एंटाइटल्ड हो, आपको ये सर्विस के ये स्टैंडर्ड्स इंश्योर करे जाएंगे, ये कंडीशंस आपको मीट करनी है, रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल होंगी आपके पास अगर उन सर्विसेज के स्टैंडर्ड्स में अगर आपको नॉन कंप्लायंस देखने को मिलता है कि जो आपसे प्रॉमिस करा गया था वो अभी तक नहीं हुआ। अब नॉन कंप्लायंस ऑफ स्टैंडर्ड्स कैसे होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने पूरी जिंदगी किसी एक सरकारी सर्विस में काम करा। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि नॉन कंप्लायंस ऑफ स्टैंडर्ड्स कैसे हो जाते हैं। कभी कभार ये एक्सीडेंटल भी हो जाते हैं और कभी कभार एक्सीडेंटल होने के बाद जब लोग रेमेडी लेने जाते हैं तो उनको वो भी नहीं मिलती है। और जो मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं वो सिटीजन चार्टर का एग्जांपल आपको एथिक्स में काम आ सकता है समझने के लिए चीज़ों को। ठीक है, कैसे? आप एक सरकारी कर्मचारी थे, अपने पूरी जिंदगी पूरा जीवन लगाकर सरकारी डिपार्टमेंट्स में काम करा आपने। अब आप हो गए रिटायर होने के बाद आपको प्रॉमिस करी गई थी सरकार की तरफ से पेंशन। वो पेंशन आपको मान लो 2 से 5 साल तक तो आई और 6th ईयर वो पेंशन जो है वो आपकी स्टक हो गई, वो आपकी रुक गई। अब आपको अपनी पेंशन को दोबारा से चालू करवाने के लिए या फिर जितने महीने वो नहीं आई है आपको बार बार अगर चक्कर काटने पड़े तो आपका पर्सपेक्टिव सरकार के लिए कंप्लीटली नेगेटिव बन जाएगा और आपके घर वालों का भी बन जाएगा। आप सोच के देखो, आपके बच्चे आपको क्या ताना मारेंगे, आप तो सरकारी कर्मचारी थे, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, रिटायरमेंट प्लान्स हमारे ये होंगे, मेरे को तो फिक्स एक सैलरी मिलेगी, हर 1 तारीख को रिचार्ज हो जाया करेगी वो सैलरी इन द सेंस पेंशन आपको मिलेगी। लेकिन अगर ये पेंशन अगर आपकी रुक जाती है, दुनियादारी की घर वालों की बातें तो छोड़ो, आपका मन भी दुखी होगा कि यार मैं बूढ़ा बुजुर्ग हो गया हूँ, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और मुझे बार बार जाना पड़ता है सरकारी अधिकारियों के पास,
मेरा प्रूवन रिकॉर्ड है कि मैं एक सरकारी कर्मचारी था या सरकारी कर्मचारी थी, मैंने इतने साल काम करा, पेंशन मुझे अभी तक आ रही थी, अब मेरी रुक गई है, और मेरा घर, मेरी जिंदगी इन्हीं पैसों के भरोसे निर्भर है। हो सकता है ना कि आपके बच्चे बदतमीज हो, नालायक औलादे आपकी निकले, आप कल को ऐसी परिस्थिति बन जाए आपके जीवन में, आपको वृद्ध आश्रम जाकर रहना पड़े, लेकिन आपको एक चीज के ऊपर प्राउड फीलिंग है कि भाई आपकी पेंशन आती रहेगी, तो आप उस सारे बेसिक मिनिमम पैसे जो आपको पेंशन के वजह से मिलते रहते थे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। आपको वृद्ध आश्रम नहीं जाना पड़ा, आप एक घर, आपके पास एक घर है या कुछ भी है, तो आप उस पेंशन के भरोसे बहुत सारे अपने डिसीजंस ले पाते हो लाइफ के। लेकिन एकदम से अगर वो अटक गई तो आपका मनी फ्लो जो वो रुक गया। मनी फ्लो रुक गया तो बुढ़ापे में आप और कुछ कर भी नहीं सकते हो। और दिक्कत दोस्तों समझने की कोशिश करो, ये तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिटायरमेंट के बाद 2 से 5 साल तक आपको आती रही। जस्ट इमेजिन किसी की 10 साल तक पेंशन आती रही और वो अब जाके अटक गई है कि पर्सन 80 प्लस हो गया है, मान लो 70 प्लस 80 प्लस हो गया है, कोई बुजुर्ग महिला है, कोई बुजुर्ग अंकल है जिनके घुटनों में जोड़ों में बहुत दर्द होता है, उनकी दवाइयां चल रही हैं, वो चल फिर नहीं पाते, उनका जस्ट ऑपरेशन हुआ है, हार्ट सर्जरी हुआ है, बाईपास ऑपरेशन हुआ है, ऐसे लोगों को क्या। और इस तरह की जो डायलेमा से भरी हुई जो केस स्टडीज आती हैं, वो हमारे जीएस पेपर 4 का पार्ट होती हैं, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का, जहां पर सिटीजन चार्टर की इस प्रकार की केस स्टडीज आ सकती हैं, या फिर जहां पर आप सॉल्यूशन के तौर पर अपनी केस स्टडीज के अंदर सिटीजन चार्टर का जिक्र कर सकते हो। तो ये जो चार्टर का जो कॉन्सेप्ट है, ये लोगों को दोस्तों एम्पावर करने की कोशिश करता है। ठीक है, ठीक है, उनको एक शक्तिकरण प्रदान करता है। तो द चार्टर कॉन्सेप्ट एम्पावर द सिटीजंस, कि लोग डिमांड कर सकें जो सर्विस उनको मिलनी चाहिए, सरकार जो वादे करती है, सरकारी विभाग जो बातें करते हैं, सरकारी कर्मचारी जो वादे करते हैं, तो वो कमिटेड स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस मिलनी चाहिए लोगों को। बेसिक आइडिया या बेसिक मोटिव, बेसिक थ्रस्ट का मतलब है बेसिक मोटिव सिटीजन चार्टर का ये होता है कि पब्लिक सर्विसेज यानी कि सरकारी सुविधाओं को सिटीजन सेंट्रिक बनाना, ये इंश्योर करते हुए कि जो भी सरकारी सर्विसेज लोगों को मिल रही हैं वो डिमांड ड्रिवन हो, ना कि सप्लाई ड्रिवन। कि सरकार जो सर्विस देना चाहती है हम तो वही देंगे, ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए सरकार का। लोगों की अपेक्षा के अनुसार सरकार को अपनी सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म को रिफॉर्म करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए, और उसकी वैसी क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को डेवलप भी करना चाहिए। ठीक है, ये है दोस्तों बेसिक आइडिया एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन चार्टर। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई, पहले बताओ, कोई दिक्कत? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।